हाँ, ये डोलू है और मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैंने सबसे पहला काम किया वो है शियाओ वू, एक्साएओ वू का शिकार करना और ब्लू सिल्वर एम्परर को हड़पना। मैंने न केवल बैरेट और ब्लू सिल्वर ग्रास दोनों स्पिरिट्स को जगाया, बल्कि मैं उस पवित्र आत्मा गांव में भी पहुंच गया जहां टैंग सैन रहता है। तांग सान जैसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के हाथों मारे जाने से बचने के लिए मैंने एक अलग और कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तांग सान की शुरुआत ही जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ हुई थी और उसके पास एक शक्तिशाली टाइटल डोलू पिता भी था जो उसकी रक्षा के लिए हमेशा साथ रहता था। और शियाओ वू का 1,00,000 साल का स्पिरिट रिंग और ब्लू सिल्वर एम्परर की दाई टांग की हड्डी, क्या वे खुद मेरे पास चलकर आने वाले शिकार नहीं है? आखिरी छोर के प्रकाश पर्दे में प्रवेश करते ही, जमीन पर उतरते ही, अचानक एक सफेद शून्यता ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मेरे भीतर की कातिलाना ऊर्जा, किलिंग ऑरा, आसपास के माहौल से प्रभावित होने लगी और शरीर से तेजी से बाहर निकलने लगी। उसी समय पास ही में सिमट कर बैठी शियाओ वू भी दिखाई दी। होश खोने और अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मुझे धुंधली सी एक आवाज सुनाई दी। 1,00,000 साल का स्पिरिट बीस्ट खुद को समर्पित कर रहा है। दोहरी स्पिरिट। इस बार का उत्तराधिकारी सचमुच काफी दिलचस्प है। न जाने कितना समय बीत गया, जब मेरी आंखें खुली तो मैं उस सफेद शून्यता से बाहर आ चुका था। जैसे ही मैंने अपने हाथों को जमीन पर टिकाया, एक जानी पहचानी बर्फीली और जानलेवा ऊर्जा मेरी हथेलियों से होती हुई सीधे हड्डियों तक पहुंच गई। मैंने तुरंत नीचे देखा। न जाने कब मेरी बैरेट स्पिरिट मेरे हाथों में आ चुकी थी। उस गुलाबी रंग की गन पर अजीब से सफेद रंग के पैटर्न बने हुए थे। वे पैटर्न किसी जीवित चीज की तरह गन के ऊपर धीरे धीरे घूम रहे थे। मैंने उसे ध्यान से देखा और मेरा दिल दहल गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्लॉटर किंग, कातिलों के राजा, द्वारा हेल रोड खोलने के समय बनने वाला पैटर्न होता है। मैंने गन को कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। स्लॉटर गॉड डोमेन, किलिंग गॉड डोमेन। आखिरकार मैं स्लॉटर सिटी से जिंदा बाहर आ ही गया। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल बैठ गया। शियाओ वू कहाँ है? मैंने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति को स्पिरिट रिंग स्पेस के अंदर भेजा। जब मैंने देखा कि शियाओ वू वहां शांति से लेटी हुई है, उसकी सांसें स्थिर है और वह शांत दिख रही है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। पिछले आधे साल में मेरे भीतर की कातिलाना ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि शियाओ वो लगातार दबाव महसूस कर रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार उस नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो चुकी है। वह चैन से सो रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे देखते हुए मेरे दिमाग में फिर से वही धुंधली आवाज गूंज उठी। 1,00,000 साल का स्पिरिट बीस्ट खुद को समर्पित कर रहा है। इस बार का उत्तराधिकारी सचमुच काफी दिलचस्प है। मैंने ऊपर धुंधले आसमान की तरफ देखा और मन ही मन एक अनुमान लगाया। गॉड ऑफ असुरा, क्या यह आपकी वजह से हुआ है? लेकिन आसमान बिल्कुल खामोश रहा। उस स्लॉटर टाउन के काले बादलों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी नजरें हटाने ही वाला था कि तभी मेरे पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। काओ यू, सीएओ वायु, क्या हम बाहर आ गए हैं? मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। शियाओ वू होश में आ चुकी थी। उसका अक्स मेरे पास ही तैर रहा था और उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी उलझन थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी नजर उसके माथे पर पड़ी। उसके बालों के ठीक नीचे एक बहुत ही हल्का लाल रंग का पैटर्न बना हुआ था। वह त्वचा पर खून की एक बारीक रेखा की तरह दिख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके माथे के बालों को हटाया। शियाओ वू का शरीर थोड़ा ठिठक गया और उसके कान लाल हो गए। काओ यू, मेरे सिर को क्या हुआ है? मैंने बैरेट गन को उसके सामने किया। तुम्हारे माथे पर एक नया पैटर्न बन गया है, जो मेरी स्पिरिट के पैटर्न से काफी मिलता जुलता है, बस इसका रंग अलग है। शियाओ वू गन के पास आई और उसकी चमक में अपने माथे को देखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। काओ यू, तुम पहले अपने किलिंग गॉड डोमेन को आजमा कर देखो। उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। मेरा पिछला अनुमान शायद सचमुच सही साबित हो चुका था। उसकी बात खत्म होते ही उसका रूप एक लाल रोशनी में बदल गया और वह चुपके से बैरेट गन के अंदर समा गई। गन पर बने किलिंग गॉड के सफेद पैटर्न भी उसी पल खून की तरह लाल चमकने लगे। मेरी मानसिक शक्ति उन पैटर्न्स के सहारे अंदर बहने लगी।
गन से एक लाल रंग का प्रकाश घेरा बाहर की तरफ फैलने लगा। मूल कहानी में जो किलिंग गॉड डोमेन बिल्कुल सफेद और बर्फीला होता था, उसके विपरीत मेरा डोमेन खून से सने हुए एक ठंडे समंदर जैसा लग रहा था। यह बेहद ठंडा, दुष्ट और नुकीला था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनगिनत तलवारें सीधे नसों को छूकर गुजर रही हों। पल भर में ही मेरी पांचों इंद्रियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। हवा की सरसराहट, उड़ती हुई धूल और दूर उस सुनसान सड़क पर बची हुई कातिलाना ऊर्जा, सब कुछ मुझे बिल्कुल साफ साफ महसूस हो रहा था। साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर मैं चाहूं तो यह डोमेन मेरे ही स्तर के अन्य स्पिरिट मास्टर्स को पूरी तरह दबा सकता है, जिससे वे अपनी स्पिरिट स्किल्स का इस्तेमाल ही न कर पाएं। मेरे होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई और मेरे गले से एक अजीब सी हंसी निकली। हे। तभी मेरे दिमाग में शियाओ वू की खींच भरी आवाज गूंजी। काओ यू, तुम्हारी हंसी कितनी अजीब लग रही है। मैंने तुरंत होश संभाला और अपने डोमेन को वापस समेट लिया। उस जानलेवा इरादे के हत्ते ही मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह डोमेन सचमुच मानसिक स्थिति पर असर डालता है। लेकिन यह अब कोई साधारण किलिंग गॉड डोमेन नहीं रह गया था। शियाओ वू गन से बाहर निकल आई। मैंने उसे देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शियाओ वू, सिद्धांतों के मामले में तुम सचमुच बहुत आगे निकल चुकी हो। जैसा तुमने सोचा था, मेरा किलिंग गॉड डोमेन अब विकसित होकर एक स्लॉटर डोमेन, कातिल डोमेन बन चुका है, जिसमें स्पिरिट को प्रतिबंधित करने का प्रभाव है। शियाओ वू की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी उंगलियों से अपने कपड़ों का कोना पकड़ लिया। काओ यू, मैं स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट, स्टार दोंग ग्रेट फॉरेस्ट जाना चाहती हूं ताकि डामिंग और एयरमिंग से मिल सकूं। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और मन ही मन एक ठंडी सांस ली। पिछले आधे साल से उसने मेरे लिए उस कातिलाना ऊर्जा के दर्द को सहा था, और अब जब वह आजाद हुई थी तो वह बस अपने परिवार से मिलना चाहती थी। मैं भला कैसे मना कर सकता था। मैंने हामी भर दी। ठीक है, हेवन दो, 2 दिन बाद भी लौटेंगे तो कोई बात नहीं। ब्लू सिल्वर डोमेन की मदद से स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। शियाओ वू ने सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शुक्रिया, काओ यू। मैंने अपनी स्पिरिट को बदलकर ब्लू सिल्वर एम्परर कर लिया। एक तरफ मैं उसकी चमकती रोशनी से डोमेन के बचे हुए मानसिक प्रभाव को साफ कर रहा था और दूसरी तरफ खुद को आगे के लिए तैयार कर रहा था। 10 दिन बाद हम स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हुए। शियाओ वू के बताए रास्ते पर चलते हुए मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन की मदद से आसपास की हलचल पर नजर रखी और ताकतवर स्पिरिट बीस्ट से बचते हुए हम कोर एरिया, मुख्य क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हम जितना अंदर जा रहे थे, मुझे उतना ही सावधान रहना पड़ रहा था। यहाँ की हर एक परछाई में कोई ऐसा जीव छिपा हो सकता था जो मुझे पल भर में चीर कर रख दे। जब मैं एक बार फिर जांच करने के लिए रुका, तो अचानक सामने की हवा चीरती हुई खुली। जंगल में से एक काले और भूरे रंग की नुकीली पूंछ बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। वह अपने साथ एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा लेकर सीधे उस जगह से टकराई जहां अभी खड़ा था। मैं तुरंत अपनी जगह से हटा। कई मीटर ऊंचा एक बड़ा पेड़ धमाके के साथ टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उस पूंछ से निकलने वाली दुष्ट ऊर्जा ने आसपास की घास और पेड़ों को झुलसा कर पीला कर दिया। मैं हवा में तैरते हुए जंगल में छिपी उस काली परछाई को गौर से देखने लगा। वह पूरी तरह से काले रंग का एक विशाल बाघ, टाइगर था, जिसकी पूंछ हड्डियों के जोड़ों से बनी थी और उसके शरीर से काले धुएं जैसी दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी। शियाओ वू की आवाज अचानक डर से कांप उठी। काओ यू, संभल कर। यह डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर। मेरा दिल बैठ गया। मूल कहानी में उस 60,000 साल पुराने डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर के हाथों तांगसान भी मरते मरते बचा था। हालांकि सामने खड़े इस बाघ का आकार काफी छोटा था और इसकी ताकत भी उतनी नहीं रही होगी, फिर भी इस प्रजाति के स्पिरिट बीस्ट पैदाइशी दुष्ट होते हैं और अपने से ऊंचे स्तर के योद्धाओं को हराने के लिए जाने जाते हैं। मैंने शियाओ वू की तरफ देखा। यह लगभग कितने साल पुराना होगा? शियाओ वू ने एक नजर देखा और बेहद गंभीर होकर बोली, लगभग 7,000 साल। लेकिन इसे कम मत समझना। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर भले ही सिर्फ 7,000 साल का हो, लेकिन यह कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे एक साधारण स्पिरिट सेज आसानी से हरा सके। मैंने सिर हिलाया।
ब्लू सिल्वर एम्परर तेजी से बढ़ने लगा और मेरी स्पिरिट एनर्जी बाहर आने लगी। इमोर्टल गोल्डन बॉडी, अमर स्वर्ण शरीर। कुछ ही पलों में मेरे शरीर की लगभग सारी स्पिरिट एनर्जी खिंच गई। अनगिनत ब्लू सिल्वर एम्परर आपस में जुड़कर एक कंकाल और फिर नसों और मांस का रूप लेने लगे। एक 10 मीटर से भी ऊंचा सुनहरे रंग का विशालकाय मानव, जायंट, जमीन से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद करके ब्लू सिल्वर डोमेन को सक्रिय किया। आसपास की सभी ब्लू सिल्वर ग्रास चमकने लगीं और उनमें से हरी रोशनी निकलकर उस विशालकाय मानव की छाती में समाने लगी। अगले ही पल ब्लू सिल्वर एम्परर सिमटकर 10 मीटर से भी लंबी एक सुनहरी लाठी, भाले, में बदल गया। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर ने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि एक स्पिरिट किंग स्तर का इंसान ऐसी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वह जोर से दहाड़ा और काले बैंगनी रंग की दुष्ट कड़कड़ाती बिजली ठंडी हवा के साथ हमारी तरफ बढ़ी। मैंने उस सुनहरे विशालकाय मानव को नियंत्रित करते हुए भाले को कसकर पकड़ा और सीधे सामने की तरफ वार किया। वह दुष्ट बिजली उस सुनहरी रोशनी के सामने बिखर गई और भाला सीधे डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर के शरीर के पार निकल गया। लेकिन आखिरी मौके पर वह अपने मुख्य अंगों को बचाने में कामयाब रहा। मैं तुरंत आगे नहीं बढ़ा। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर जैसे स्पिरिट बीस्ट की सबसे खतरनाक बात केवल उसकी शारीरिक ताकत नहीं होती, बल्कि उसकी दुष्टता और चालाकी होती है। वह अभी घायल हुआ था, लेकिन उसके भीतर पीछे हटने का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी पूंछ पीछे धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जहरीली सुई जो किसी भी वक्त गले को चीरने के लिए तैयार हो। आसपास का पूरा जंगल उसकी दुष्ट ऊर्जा के दबाव से बिल्कुल शांत हो गया था, यहां तक कि कीड़ों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। एक्स शियाओ वू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, काओ यू, यह कोई आम स्पिरिट बीस्ट नहीं है। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर दूसरों को निगलकर बड़ा होता है। यह जितना घायल होता है, उतना ही खूंखार हो जाता है। इसे अपने पास आने का मौका मत देना। मैंने उसके पैरों के नीचे की झुलसी हुई जमीन को देखा और मन ही मन दूरी का अनुमान लगाया। अभी मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट एनर्जी है। इस लड़ाई को लंबा खींचना खतरनाक होगा। मुझे एक ही वार में इसे लाइफ एंड डेथ एरिना, जीवन और मृत्यु के मैदान, में धकेलना होगा या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने पर मजबूर करना होगा। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर को भी शायद यह एहसास हो गया था कि पीछे नहीं हटने वाला। उसने अपने शरीर को जमीन से सटाकर नीचे किया और उसके गले से एक भारी दहाड़ निकली। उसकी पूंछ अचानक 3 हिस्सों में बंट गई और उसने मेरे ऊपर, बीच और नीचे के तीनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। ब्लू सिल्वर एम्परर जमीन से तेजी से ऊपर उठा और उसने सुनहरे विशालकाय मानव के दोनों पैरों को जकड़ लिया, जिससे मेरा शरीर और उस मानव का केंद्र पूरी तरह स्थिर हो गए। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। बैंगनी काली बिजली सुनहरे मानव के कंधों को छूती हुई गुजरी, जिससे ब्लू सिल्वर एम्परर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। वह दर्द मेरी मानसिक शक्ति के जरिए सीधे मेरे दिमाग तक पहुंचा, लेकिन मेरी आंखें और भी ठंडी हो गईं। तुम मुझे मिल गए। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर ने उस बिजली का फायदा उठाकर अपने असली शरीर को चुपके से विशाल मानव के पीछे पहुंचा दिया था। उसने अपने जबड़े खोले और सीधे उस जगह पर हमला किया जहां उस विशाल मानव की छाती के भीतर छिपा हुआ था। मैंने झटके से आंखें खोलीं। वह भाला आगे की तरफ नहीं, बल्कि विशाल मानव के पीछे से घूमते हुए पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ चला। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर उस जोरदार वार से दूर जा गिरा और उसके शरीर से 2 बड़े पेड़ टूट गए। लेकिन जमीन पर गिरते ही वह बस एक पल के लिए लड़खड़ाया और उसकी आंखों में कातिलाना चमक और बढ़ गई। शियाओ वू चिल्लाई, काओ यू, यह अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है। मुझे भी यह साफ दिख रहा था। उस ब्लैक होल, काले घेरे, के खुलने से पहले ऐसा लगा जैसे आसपास का पूरा स्पेस किसी चीज से मरोड़ दिया गया हो। हवा भारी हो गई थी और शरीर के भीतर की स्पिरिट एनर्जी भी रुकने लगी थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आसपास का पूरा स्पेस लॉक हो चुका है। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर बेहद चालाक था। उसके पिछले हमले मुझे मारने के लिए नहीं थे, बल्कि वह मुझे अपनी पोजीशन और केंद्र को जाहिर करने पर मजबूर कर रहा था। और अब वह अपना असली वार करने जा रहा था। उसके शरीर से एक काली रोशनी निकली और देखते ही देखते वह एक छोटे ब्लैक होल में बदल गई। शियाओ वू ने चेतावनी दी, संभल कर। लेकिन उस खिंचाव ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। वह सुनहरा विशालकाय मानव टूटकर बिखर गया
और मैं सीधे उस ब्लैक होल के अंदर खींच लिया गया। एक बेहद ठंडी और अजीब सी भावना ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक बेहद अजीब और अलग स्पेस के अंदर खड़ा था। यहां मैं अपनी स्पिरिट को समन नहीं कर पा रहा था और मेरी स्टोरेज बेल्ट की सभी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मेरे ठीक सामने डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर का एक छोटा शावक रूप खड़ा था। तभी चारों तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, लाइफ एंड डेथ एरिना में आपका स्वागत है। खेल किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगा। उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। शुरू करे। आवाज के बंद होते ही डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने झुककर जमीन पर बिखरी अपनी उन चीजों को उठाया जिन्हें मैंने पहले ही देख लिया था। ब्लडी मैरी की कुछ बोतलें और एक स्नो स्वान किस का पौधा। बाद के पंजों ने सीधे मेरी छाती को चीर दिया और वहां से खून बहने लगा। मैं उस वार के झटके से पीछे हटा। दर्द के मारे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन मैंने अपने हाथों की चीजों को कसकर बचाए रखा। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर ने दोबारा हमला किया और सीधे मेरे गले को काटने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला। उसकी बदबूदार सांसें सीधे मेरे चेहरे पर आ रही थीं। यही सही मौका है। अपने पिछले जीवन के ग्रेनेड फेंकने के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरी ताकत से उस ब्लडी मैरी और स्नो स्वान किस के पौधे को सीधे उसके खुले हुए मुंह के अंदर फेंक दिया। कांच के टूटने की आवाज आई। ब्लडी मैरी और उस जहरीले पौधे का असर सीधे उसके मुंह के अंदर फैल गया। अगले ही पल डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर का शरीर वही ठहर गया। उसने कई तरह की चीजें निगली थीं, इसलिए उसने ब्लडी मैरी के जहर को तुरंत पहचान लिया। लेकिन उस स्नो स्वान किस पौधे का एकमात्र काम किसी भी जहर के असर को हजारों गुना बढ़ा देना था। डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर की आंखें धुंधली होने लगीं। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा और पागलों की तरह अपने ही शरीर को काटने लगा। मैंने अपने घाव को हाथ से दबाया और पीछे हट गया। मैं ठंडी नजरों से उसे उस भयानक तड़प और गहरे जहर के कारण खुद को ही खत्म करते हुए देखने लगा। लेकिन यह एक बड़ा नुकसान था। वह स्नो स्वान किस का पौधा मैंने स्लॉटर सिटी के लिए बचाकर रखा था। कुछ मिनटों के बाद डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर ने पूरी तरह दम तोड़ दिया और वह स्पेस बिखरने लगा। मैंने ढील नहीं दी। मूल कहानी में तांग सा ने भी एक पल की लापरवाही की थी, जिसकी वजह से इस बाग की आंतरिक ऊर्जा कोर लगभग भाग निकली थी। मुझे पहले से पता था कि इसके पास यह चाल है, तो मैं भला इसे मौका कैसे देता। जैसे ही हम वापस असली दुनिया में आए, मैंने तुरंत अपनी बैरेट स्पिरिट को समन किया और किलिंग डोमेन को चारों तरफ फैला दिया। पास ही में डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर की वह काली आंतरिक कोर भागने की कोशिश में छटपटा रही थी। शियाओ वू, जल्दी करो। शियाओ वू को भले ही यह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन वह तुरंत गन के अंदर समा गई। उस लाल डोमेन के दबाव के कारण उस कोर की हलचल अचानक धीमी पड़ गई। मैंने अपनी आधी मानसिक शक्ति को बैरेट गन के अंदर डाला और गन की नली पर एक पारदर्शी मानसिक बुलेट गोली तैयार हो गई। धान्य गोली सीधे उस कोर पर जाकर लगी। एक भयानक दहाड़ गूंजने के बाद वह कोर आखिरकार शांत हो गई। मैंने उस कोर को उठाया, अपनी स्टोरेज बेल्ट से बिखरी हुई चीजों को समेटा और फिर उस बाघ के शव की तरफ देखा। उसके शव के पास एक गहरे बैंगनी रंग की स्पिरिट रिंग धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। शियाओ वू बाहर आई और मुझे देखते हुए गंभीरता से बोली, काओ यू, इसे एब्जॉर्ब ग्रहण कर लो। इसकी उम्र भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे किलिंग डोमेन के साथ पूरी तरह मैच करती है। वैसे भी तुम्हारी दूसरी स्पिरिट के पास अभी कोई रिंग नहीं है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर कहने लगी, डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर के पास दुष्टता, स्पेस, टाइम, थंडर, फिजिकल स्ट्रेंथ और विंड, हवा, ये 6 तरह के एट्रीब्यूट्स, गुण होते हैं। भले ही यह सिर्फ 7000 साल का है, लेकिन यह तुम्हें कोई बेहद खास और अनोखी स्पिरिट स्किल दे सकता है। मैं कुछ पलों के लिए खामोश रहा और आखिरकार मैंने सिर हिलाया। स्पिरिट रिंग की उम्र को तो बाद में गॉड ट्रायल्स, देवताओं की परीक्षाओं के जरिए भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर का मौका छूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने चारों तरफ देखा और यह पक्का करने के बाद कि अभी यहां कोई खतरा नहीं है, मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। मैंने उस स्पिरिट रिंग को अपनी बैरेट स्पिरिट की तरफ खींचना शुरू किया। कुछ ही मिनटों बाद मैंने अपनी आंखें खोलीं। स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया गया था।
लेकिन जैसे ही मुझे अपनी नई स्पिरिट स्किल का पता चला, मेरी आंखों में थोड़ी सी निराशा आ गई। इसमें कोई स्पेस या टाइम से जुड़ी स्किल नहीं थी। मुझे बिल्कुल वैसी ही एक आक्रामक स्पिरिट स्किल मिली थी जैसी मूल कहानी में तांग सांग को मिली थी। एविल गॉड फ्यूरी, दुष्ट भगवान का क्रोध। यह बुरी नहीं थी, लेकिन जितनी मैंने उम्मीद की थी, यह उतनी अनोखी भी नहीं थी। शियाओ वू ने मेरी निराशा को ताड़ लिया। उसने उस बाघ के शव और कोर की तरफ इशारा किया। काओ यू, निराश मत हो। इसके शव और कोर का इस्तेमाल करके, और साथ में होली स्पिरिट ग्रास और फॉरगेटन रिवर ऑटम वाटर को मिलाकर शायद हम एक बेहद खास डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास उगा सकें। उससे तुम्हें जो स्पिरिट स्किल आगे चलकर मिलेगी, वह किसी भी साधारण स्किल से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। होली स्पिरिट ग्रास, फॉरगेटन रिवर ऑटम वाटर। मैंने इन दोनों नामों को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। मैंने तुरंत उस बाघ के शव को अपनी स्टोरेज बेल्ट में रख लिया। यहां काफी बड़ी हलचल हुई थी, इसलिए यहां से जल्द निकलना जरूरी था। लेकिन जैसे ही मैंने सब कुछ समेटा, दूर से एक भयानक धमाके की आवाज आई। बूम! कोई बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ आ रही थी। मैं तुरंत हवा में ऊपर उठा। एक काले रंग का भयानक शॉकवेव, हवा का झोंका, सामने से आया, जिससे मैं तुरंत बचकर एक तरफ हुआ। तभी लगभग 7 मीटर ऊंचा, बेहद मजबूत और गठीले बदन वाला एक विशालकाय जीव जंगल से बाहर निकला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह टाइटन जायंट एप, एर मिंग था। उसने मेरे शरीर पर बची हुई कातिलाना ऊर्जा को महसूस कर लिया था, और उसे डार्क डेविल एविल गॉड टाइगर के खून की बू भी आ चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दुष्ट मानव स्पिरिट मास्टर, तुम आज यही मरोगे। अरे भाई, अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए ना, तो पार्ट 2 आते ही बिना देर किए अपलोड कर दूंगा। तो अभी कमेंट ठोक दो, पार्ट 2। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और एम्वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो भाई, 50 कमेंट पूरे करके दिखाओ।